जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया और सुदूर पूर्व में जापानी साम्राज्यवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 15 फरवरी 1942 को जापानियों ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। इन परिस्थितियों के बीच 28 मार्च 1942 को रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन को आहूत किया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय अफसरों के अधीन एक भारतीय राष्ट्रीय सेना गठित की जाए। 23 जून 1942 को बर्मा, मलाया, थाईलैंड, हिंद, चीन, फिलीपींस, जापान, चीन, हांगकांग और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन रास बिहारी की अध्यक्षता में बैंकॉक में संपन्न हुआ। इसी दौरान जापानियों ने उत्तरी मलाया में ब्रिटेन की सेना को हरा दिया। वहां पहले भारतीय बटालियन के कप्तान मोहन सिंह और उनके सैनिक को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जापानियों के सुझाव से वे भारत की स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ सहयोग करने को तैयार हुए। सिंगापुर के 40,000 भारतीय युद्धबंदी मोहन सिंह को दे दिए गए। मोहन सिंह चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज की स्वतंत्र कार्रवाई के लिए उन्हें स्वतंत्र रखा जाए, पर जापानी इसके लिए तैयार नहीं थे। एक बार इसी मामले को लेकर जापानियों ने मोहन सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया था, पर बाद में रिहा भी कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस फरवरी 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक जापानी पनडुब्बी के सहयोग से टोक्यो जापान पहुंचे और उनका वहां भव्य स्वागत हुआ। सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व बोस के हाथों में सौंप दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को लेकर हिंदुस्तान जाने की घोषणा की। आज़ाद हिंद फौज को एक अस्थायी सरकार के रूप में माना गया, जिसको जापान ने मान्यता दे दी। 31 दिसंबर 1943 ईस्वी को जापान द्वारा जीता गया अंडमान निकोबार आज़ाद हिंद फौज के हाथों सुदूर कर दिया गया। अंडमान का नाम बदलकर शहीद और निकोबार का नाम बदलकर स्वराज रखा गया। आज़ाद हिंद फौज की जीत और फिर हार। जनवरी 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के कुछ दस्ते रंगून पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने सेना की कुछ टुकड़ी रंगून में ही रहने दी और फिर से सेना के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। मई 1944 ईस्वी तक आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिक कोहिमा, नागालैंड तक पहुंचे। यहाँ मिली जीत के बाद वहां भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया। ब्रिटिश सेना आज़ाद हिंद फौज को इस जीत को सकते में थी, पर उन्होंने जोर शोर से आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारी सैनिक बल के साथ हमला बोला। आज़ाद हिंद फौज की जरूरत के समय जापानियों का सहयोग नहीं मिला और आज़ाद हिंद फौज की स्थिति चरमरा गई। इसका लाभ उठाकर 1944 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने फिर रंगून पर कब्जा कर लिया। निष्कर्ष या विश्लेषण: यह जरूर है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे, पर वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार थी। जापान ने प्रारंभ से ही आज़ाद हिंद फौज को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया। धन की कमी तो थी ही। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। फिर भी इस फौज के प्रयासों का प्रभाव पूरे देश में पड़ा और देश प्रेमी की लहर पूरे भारतवर्ष में दौड़ पड़ी।